I welcome all the students, all the aspirants in this class. जैसा कि आपको पता ही है, पिछले वीडियोस में हम सीख चुके हैं, पिछले क्लास में सीख चुके हैं कि द कहाँ पर यूज़ करना है। तो कुल मिलाकर हमने अबाउट 11 यूजेस कंप्लीट किए थे। मैंने आपको सारी डिटेल्स दी थी। लेट्स स्टार्ट विद 13th यूज टुडे। हमें सीखना है कि कहाँ पर हमें अप्लाई करना है द, इसके और क्या यूजेस हैं। लेट्स ट्राई टू गिव अ detailed account of all the use of the that are still remaining. And the first use that today I am going to touch in this class is we use the in comparative clauses. So I will write down here comparative clauses. और अब बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कंफ्यूजन होगा कि कंपैरेटिव क्लॉज होता क्या है। So I will define everything, I will explain everything. तो comparative clause होता है क्या है? Clause असल में होता है a part of a sentence that has its own subject and predicate. ठीक है, शॉर्ट में याद रखो, clause एक ऐसा part of sentence होता है जिसमें एक subject हो, जिसके मतलब sentence होता है, और एक verb होना चाहिए। और दोनों में से अगर हम देखेंगे ज़्यादा important कौन चीज़ है clause के अंदर, वो होता है verb। तो जितने verb sentence में यूज हो जाएंगे अलग अलग जगहों पर, तो उतने क्लॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो एक कंपैरेटिव क्लॉज जो है, मैं इसको समझाऊंगा। पहले आपने ये एग्जांपल अक्सर देखी होगी कि द हायर वी गो, द हायर वी गो, द कूलर इट इज, द कूलर इट इज। So it is a dashing example of a comparative clause. You can see there are two parts in the sentence. The first part is the higher we go, and the comma has been used. Then one more part is there, the cooler it is. तो दो पार्ट इसके अंदर आप विजिबल देख रहे हैं। तो दोनों पार्ट्स को डिफरेंशिएट हमने किया एक कॉमा के जरिए। लेकिन अगर आप चेक करेंगे, दोनों सेंटेंस में एक डिग्री यूज हुई है एडजेक्टिव की, जिसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। सो याद होगा आपको, मेरा पहला लेक्चर, उसमें हमने सीखा था कि द हम एक और जगह यूज करते हैं, दैट वाज सुपरलेटिव डिग्री। उस वक्त मैंने बोला था डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो अगर हम पहली डिग्री बोलेंगे पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव, तीसरी सुपरलेटिव। दीज आर इन फैक्ट 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो मैं लिख रहा हूं इसको पॉजिटिव, देन इट इज कंपैरेटिव, देन इट इज सुपरलेटिव। सो अगर हम बात करेंगे अब हाई की, हाई है एक पॉजिटिव डिग्री, हायर ये है कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव की डिग्री है इसमें हाईएस्ट। और अब देखिए हमने दोनों पार्ट्स में, जो सेंटेंस के दो पार्ट बन गए, द हायर वी गो, द कूलर इट इज, यहां पर भी आ गए कंपैरेटिव डिग्री हायर, और इस तरह से कूल, कूलर, कूलेस्ट, तो कूलर भी आता है कंपैरेटिव डिग्री। जब दोनों पार्ट्स में कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है, हम यूज करते हैं दोनों क्लॉज के स्टार्ट में द। ये जो एक पार्ट है यहाँ पर, द हायर वी गो, इसको हम एक क्लॉज कह सकते हैं, वन क्लॉज, एंड द सेकंड क्लॉज इज द कूलर इट इज। तो मैंने पहले बोला कि क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना इंपॉर्टेंट होता है। उससे भी मोर इम्पोर्टेंटली अगर सब्जेक्ट मिसिंग है लेकिन एक वर्ब का होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखिए इसमें वी हम लिखा सब्जेक्ट और गो लिखा वर्ब। इस तरह से इसमें है इट सब्जेक्ट और इज है वर्ब। सो यू कैन सी देयर आर टू सब्जेक्ट्स एंड टू वर्ब्स इन बोथ द पार्ट्स और क्लॉजेस। तो ये कहलाता है क्लॉज। लेकिन दोनों क्लॉज में, दोनों पार्ट्स में यूज हुआ है हायर और कूलर, सो इट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। तो आपने भी ये एग्जांपल कई दफा पढ़ी होगी ज्योग्राफी के अंदर, या आम सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा। और ये लगभग हर एक को पता है जो ज्योग्राफी पढ़ता है, द हायर वी गो, द कूलर इट इज, बट बोथ द पार्ट्स स्टार्ट विद द डिफरेंट आर्टिकल द। तो ये है एक एग्जांपल। आई विल साइड सम मोर एग्जांपल्स बिकॉज एक दो एग्जांपल्स और लाएंगे ताकि क्लियर हो जाए। तो एक और एग्जांपल मैं जो यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा वो है द मोर वन गेट्स, द मोर वन गेट्स, कॉमा, द मोर वन वांट्स, द मोर वन वांट्स। ये जो वन यहाँ पर है ये कोई भी इंसान है। द मोर वन गेट्स, जितना एक इंसान को दौलत मिलती है, द मोर वन वांट्स, उतना ही वो इंसान चाहता है कि इसको और दौलत मिले। मगर किसी भी चीज़ में अगर हम मतलब देखेंगे, अगर हम स्कैन करेंगे अपने माइंड को, आप देखिए हर एक इंसान चाहता है कि अगर उसके पास दौलत है तो वो
दुगनी हो जाए, है ना। तो हमने दोनों पार्ट्स मिलाया मोर। आप देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था मच, मोर और मोस्ट। तो ये है एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। वंस अगेन वी सी इन द बोथ सेंटेंस, बोथ द पार्ट्स, बोथ क्लॉजेस, ये वाला सेंटेंस, ये वाला वर्ड यूज हुआ है मोर और मोर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हमने इन दोनों पार्ट्स को स्टार्ट किया कैपिटल, मतलब कैपिटल तो आएगा पहले ही, लेकिन हमने यहाँ पर इसके साथ द जोड़ा, द मोर वन गेट्स, द मोर वन वर्ड्स। नाउ आई विल cite one more example so that you can understand. This is the last example of this use. After that I will move to one more use. So third example that I find very much convenient to mention here is the more you haste, the more you haste, जितना आप जल्दबाजी करोगे किसी भी काम को करने में, है, तो फिर कॉमा the worse your speed, the worse your speed। तो आप देखिए हमने यहाँ पर यूज किया मोर, इसके साथ द जोड़ा, ये मैंने पहले बोला मच, मोर, मोस्ट, यह है कंपैरेटिव डिग्री। और यहाँ पर हम जो वर्स लिखा, ये जो वर्स है ये निकला है बैड से, तो बैड, वर्स एंड वर्स। इफ यू रिमेंबर माय प्रीवियस क्लास, एट दैट टाइम मैंने बोला था ये वर्स जो है ये बैड की कंपैरेटिव डिग्री है। तो आज मैंने दोबारा इसको मेंशन किया इस वाली क्लास में ताकि आप अंडरस्टैंड करो। सो द मोर यू हेस्ट, जितना जल्दबाजी करोगे काम में, द वर्स योर स्पीड, ऑटोमेटिकली आपका काम जो है उसकी रफ्तार कम पड़ जाएगी, मतलब काम जो है वो बिगड़ता है। तो एक प्रोवर्ब है इंग्लिश के अंदर जिसको हम कहते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट, ठीक है, जितना भी जल्दबाजी करते हैं तो अंजाम बुराई होता है। सो दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल केसेस। तो लेकिन इसके अंदर भी एक कंपैरेटिव क्लॉज की एग्जांपल हम देख रहे हैं जो यहाँ पर मेंशन हुई। तो 14th यूज की तरफ बढ़ते हैं और मेंशन करेंगे कि कहाँ पर द यूज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द इज यूज्ड, द इज यूज्ड व्हेन अ प्रॉपर नाउन, when a proper noun is used as a common noun। तो ये वाला अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इस वाली एग्जाम्पल को एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ लिखा है द इज यूज्ड व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। तो ये समझना थोड़ा बहुत अजीब लगता है कि मतलब कैसे प्रॉपर नाउन यूज होगा एज कॉमन नाउन। मैं आपको बताना चाहूंगा इस एग्जाम्पल में, एक दो एग्जाम्पल साइड करेंगे ताकि क्लैरिफाई हो जाए। तो प्रॉपर नाउन जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक नाउन भी या खास नाम, जब हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, किसी इंसान का, किसी जगह का, मतलब दिन का नाम भी हो सकता है, ठीक है, डेज का नाम, मंथ्स का नाम, तो ये होता है प्रॉपर नाउन। ऐसे हमारे नाम होते हैं, ठीक है। तो किसी भी इंसान का उसका जो असली नाम होगा वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। किसी गांव का नाम, किसी टाउन का नाम, किसी सिटी का नाम, किसी कंट्री का नाम, दीज आर प्रॉपर नाउन्स। लेकिन कभी कभार हम क्या करते हैं, इन प्रॉपर नाउन को हम यूज करते हैं एज कॉमन नाउन। थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। सो आई विल साइड वन एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इज इमेजिन करिए आपके एरिया में कोई फास्ट बॉल करता है, फास्ट बॉल है, और आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं शोएब अख्तर के साथ। आप कहोगे हमारे टाउन का जो ये बॉय है या ये लड़का है, ये शोएब अख्तर की तरफ तेज बॉल करता है। तो अगर हम उसका नाम चूज करेंगे भी साहिल, ठीक है, तो हम कहेंगे साहिल जो है हमारे गांव का या हमारे टाउन का शोएब अख्तर है। तो हम लिखेंगे साहिल इज द शोएब अख्तर, साहिल इज द शोएब अख्तर ऑफ आवर टाउन, ऑफ आवर टाउन या विलेज। अब चाहे गांव से या कोई टाउन से या सिटी से। आप देखिए हमने यहाँ पर मेंशन किया शोएब अख्तर का नाम, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर, याद होगा आपको, फास्टेस्ट डिलीवरी उसके क्रिकेट में जाती है ना, सबसे फास्टेस्ट बॉलर। और यहाँ पर हमने इसके नाम के साथ यूज किया द शोएब अख्तर। लेकिन एक्चुअली हमने क्या किया, हमने साहिल का कंपैरिजन किया इस शोएब अख्तर के साथ, दोनों फास्ट बॉल कर रहे हैं। हमने इस कंपैरिजन की बना पर इसको यूज किया द साहिल इज द शोएब अख्तर ऑफ आवर टाउन। तो आम सेंस में हम शोएब अख्तर के नाम से द यूज नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी इंसान के साथ उसके नाम के साथ प्रॉपर नाउन के साथ यूज नहीं कर सकते द।
लेकिन जब इस टाइप की एग्जांपल आती है यहाँ पर प्रॉपर नाउन यूज होता है एज कॉमन नाउन। आई विल साइड वन मोर एग्जांपल। ठीक है, अगर हम श्रीनगर देखेंगे, श्रीनगर को जहाँ कहा जाता है एक खास नाम वेनिस ऑफ द ईस्ट। ठीक है, वेनिस ऑफ द ईस्ट, हालांकि वेनिस जो है इट इज एन इटालियन सिटी। तो हम यहाँ पर श्रीनगर का कंपैरिजन करते हैं उसके साथ इस एग्जांपल के अंदर, तो हम कहेंगे श्रीनगर इज द वेनिस ऑफ ईस्ट। द वेनिस ऑफ ईस्ट भी लिख सकते हैं और द ईस्ट भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए, तो हमने यहाँ पर वी कैपिटल करना है क्योंकि ये वेनिस जो है इट इज नेम ऑफ ए सिटी इन इटली। तो जिस तरह यूरोप के अंदर जो वेनिस सिटी है बहुत ही मशहूर, हम कहते हैं कि ईस्ट के अंदर, वेस्ट नहीं बल्कि ईस्ट है, वेस्टर्न कंट्रीज नहीं बल्कि ईस्टर्न जो इस साइड है जो एरिया है, इसमें हम मानते हैं श्रीनगर क्या है, वेनिस ऑफ द ईस्ट। हम आम सेंस में वेनिस के साथ इस सिटी के साथ द यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब एज कंपैरिजन हुआ कि श्रीनगर जो है ये वेनिस के बराबर है तो हम यहाँ पर द यूज कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप, देन आई विल मूव टू वन मोर यूज। देखिए एक बहुत ही आसान एग्जांपल, आपको पता ही होगा विलियम शेक्सपियर कितना फेमस है, ठीक है, एज अ पोएट, एज अ ड्रामेटिस्ट और प्ले राइट इन इंग्लैंड। तो इंडिया के अंदर एक ऐसा ही प्ले राइट, एक ऐसा ही पोएट जिसका नाम आपने सुना होगा कालिदास या कालिदासा, तो उसके साथ भी हम यूज कर सकते हैं द। आप देखिए हमारा कहने का मतलब होगा कि जिस तरह इंग्लैंड के अंदर या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर या पूरी वर्ल्ड में शेक्सपियर एक खास मकाम रखता है एज अ पोएट, एज अ प्ले राइट, वैसा ही इंडिया के अंदर जो कालिदास है वो उसी मकाम का हकदार है, वो डिजर्व करता है या उसकी जैसा वो बराबर है। तो हम कहेंगे ये एग्जाम्पल आती है, ठीक है, तो कालिदास इज द Kalidas is the Shakespeare of India. Shakespeare of India। अगर हम देखेंगे एक दफा फिर हम आम सेंसेस में शेक्सपियर के नाम के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, हालांकि एक फेमस पर्सनालिटी थी एज अ पोएट, एज अ प्ले राइट, ही वॉज वेरी फेमस एस्पेशली फॉर हिज सॉनेट्स, लेकिन हम यहाँ पर उसके साथ यूज नहीं कर सकते हैं आम सेंस में। लेकिन जब इस टाइप की एग्जांपल हो कि कालिदास और शेक्सपियर यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है तो इसके नाम के साथ द यूज कर सकते हैं। तो साहिल का कंपैरिजन हो शोएब अख्तर के साथ हमने द यूज किया, श्रीनगर का कंपैरिजन हो वेनिस के साथ हमने द वेनिस लिखा, कालिदास का कंपैरिजन हुआ शेक्सपियर के साथ तो हमने द यूज किया द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। So these are actually proper nouns and here we have used them as common nouns. When this happens you have to use the लेकिन इस पहले नाम के साथ नहीं बल्कि जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं उसके साथ आपको द यूज करना है। नाउ आई वुड लाइक टू मूव टू 15th यूज। तो 15th यूज की तरफ हम बढ़ेंगे कि द कहाँ पर अप्लाई करना है। अभी कुछ और एग्जांपल्स आने बाकी हैं और कुछ यूज आने बाकी हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट यूज। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 15th यूज, वो है हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड मॉन्यूमेंट्स। तो ये वाली जो एग्जांपल है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन दिस यूज फर्स्ट, उसके बाद एग्जांपल्स आएंगी। हिस्टोरिकल इवेंट, तो हिस्ट्री के अंदर आपको पता है कई सारे इवेंट्स हैं, है ना, काउंटलेस इवेंट्स। अगर कोई इवेंट आप ला दें तो द यूज करो और उनका पहला पहला लेटर कैपिटल लिखो, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तो हम कहेंगे द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। सो वी नो इट्स एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन द क्रॉनिकल्स ऑफ हिस्ट्री, तो हम इसके साथ द यूज करेंगे। सिमिलरली अगर हम कोई और इवेंट लाते हैं यहाँ पर हिस्ट्री का, द वर्ल्ड वॉर सेकंड, ठीक है, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ वाटरलू, सिमिलर लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, आई विल नॉट साइट ऑल द एग्जांपल्स, बट समझने के लिए हिस्टोरिकल इवेंट जो है इसके साथ कैसे द यूज करना है, दिस एग्जांपल कैन मेक यू अंडरस्टैंड। तो दूसरी एग्जांपल हमने मतलब जिसमें दूसरा पॉइंट इसके यूज के साथ है वो है मॉन्यूमेंट्स। ऐसी कोई बिल्डिंग, ऐसा कोई स्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग, कोई इमारत जिसके साथ हिस्ट्री जुड़ी है, हम उसको मॉन्यूमेंट कह सकते हैं। बिल्डिंग नहीं कहेंगे बल्कि मॉन्यूमेंट कहेंगे। फॉर इंस्टेंस इंडिया के अंदर है द रेड फोर्ट,
तो द रेड फोर्ट, सिंपली आपको रेड फोर्ट नहीं कहना है, द रेड फोर्ट कहना है, बिकॉज इट इज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, देयर इज नो लॉन्ग हिस्ट्री बिफोर दिस। अगर आप रेड फोर्ट की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक बहुत ही बड़ा बड़ा चैप्टर पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री का। ऐसा ही हम कहेंगे यहाँ पर एक और मतलब जो इंडिया ही के अंदर है, दैट इज द ताज, या हम ताज महल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो द ताज भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब हमने इन के साथ यूज किया द, एंड ऑल ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद हिस्ट्री, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स or simply monuments, you have to use the. So it is an important use of the. Let's move to 16th use now. We are inching towards the completion of first article, definite article, that is the. तो एक और यूज मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा आपको, वो है ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी आप यूज कर सकते हैं द, एंड इंस्टीट्यूशंस एज वेल, मगर वो इंस्टीट्यूशंस जिनकी वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा फेम हो, इंस्टीट्यूशंस, ओके। सो ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस बट दैट आर वर्ल्डली रिकॉग्नाइज्ड। मिसाल के तौर पर इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशन एक, दैट इज द यूएनओ, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऐसा ही इनके जरिए एक एक चलता है, मतलब एक खास उसके अंदर अंदर एस्पेक्ट्स हैं, आपने देखा होगा, द यूनेस्को, okay, the UNICEF, okay. So these are some important organizations. In fact, these two work under this UNO, but इनको हम as organization, as institutions यहाँ पर मान सकते हैं। तो आपने सुना होगा the University of, the Harvard University, the Harvard University, okay, the Kashmir University, yeah, simply the University of Kashmir. So when you are referring to a particular organization or an institution, you can use the, okay. So let's move to now 17th use. The game is not over yet, lot more is yet to come. तो आप बने रहे इस क्लास के अंदर और आप सीखते जाइए। तो जाएंगे हम एक और यूज की तरफ। तो आई थिंक इट इज नाउ 17th यूज जो हमें पढ़ना है। तो आपको मैं बोलना चाहूंगा कि कहां पर अप्लाई करना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा माउंटेन रेंजेस, ठीक है, माउंटेन रेंजेस। तो मैंने नहीं कहा माउंटेन, माउंटेन नहीं पढ़ना है, माउंटेन। तो माउंटेन ये इसकी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है, बल्कि माउंटेन कहना है, माउंटेन। तो माउंटेन रेंज, ये रेंज एक्चुअली होता है एक कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हम किसको बोलते हैं? एक ग्रुप के नाम को, ठीक है। मिसाल में समझाऊंगा आपको। अगर हम देखेंगे अभी कीज, ठीक है, तो कीज मतलब चाबियां, इनके साथ जुड़ता है एक कलेक्टिव नाउन दैट इज बंच। तो हम बोलते हैं बंच ऑफ कीज। तो ये बंच क्या करता है? फंक्शन एज अ कलेक्टिव नाउन, एज अ ग्रुप नेम। तो जब आप एक ग्रुप को रेफर करते हैं, आप कोई वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, जिस तरह हमने बंच कहा यहाँ पर। तो एक और एग्जांपल मैं दूंगा। अगर हम एक बॉयज का ग्रुप देंगे, ठीक है, लड़कों का ग्रुप या मैन का ग्रुप, मतलब मेल्स का ग्रुप, तो हम उनके साथ यूज करते हैं ब्लश, ब्लश ऑफ बॉयज और सिंपली मैन। और लेडीज का अगर ग्रुप हो तो हम कहते हैं बेबी, बेबी ऑफ गर्ल्स, बेबी ऑफ लेडीज भी कह सकते हैं। तो आप देखिए अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग नाम हैं। अगर मुझे कलेक्टिव नाम पढ़ा रहा होता तो मैं आपको सिखाता कि ये कितना लिस्ट लॉन्ग है, ओके। तो ये बंच, इस तरह से ब्लश या बेबी, दीज आर ऑल कलेक्टिव नाउन्स, मतलब जो हम ग्रुप को नाम देते हैं। तो माउंटेन रेंज, जो रेंज होता है ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। तो ये रेंज हम ऐसे ग्रुप को बोलते हैं जो माउंटेन्स का ग्रुप होता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ माउंटेन नहीं कह सकते हैं, बल्कि माउंटेन रेंज कह सकते हैं, और आप इसको चेन भी कह सकते हैं, ठीक है। सो चेन, माउंटेन चेन और सिंपली माउंटेन रेंज। तो माउंटेन रेंजेस या माउंटेन चेन्स के साथ यूज करिए द। तो अगर एक अकेला माउंटेन आता है, सिंगल, अकेला एक वाहिद माउंटेन आता है, डोंट यूज द। आप पॉइंट नोट करिए, इसका रेंज होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। इसमें बेहतरीन एग्जांपल है हिमालयाज की, द हिमालयाज, जो इंडिया और चाइना की बॉर्डर के बीच, आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर आप चेक करेंगे, नहीं लिखा है हिमालय, यहां लिखा है हिमालयाज,
दैट मीन्स द नेम इटसेल्फ इज प्लूरल, एक नहीं है बल्कि कई है। अगर आप चेक करेंगे हिस्ट्री के अंदर, सो देयर आर 3 रेंजेस दैट रन पैरेलल टू वन अनदर। ईच अदर नहीं मैंने यूज किया, दैट रन पैरेलल टू ईच अदर नो, क्योंकि जब दो होते हैं तो हम यूज कर सकते हैं ईच अदर। यहाँ पर 3 रेंज मतलब इनके अलग अलग माउंटेन हैं, तो हम कहेंगे 3 रेंजेस, क्या हमने कहा था, पैरेलल टू वन अनदर, पैरेलल टू वन अनदर, नॉट ईच अदर। तो अब देखिए हम इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज एंड लेसर हिमालयाज। तो अगर आप चेक करेंगे 3 है इनफैक्ट, ये 3 माउंटेन जो है सिलसिला इनका चल रहा है पैरेलल में आपस में, तो इनके साथ इसलिए द जुड़ा है, तो हम कहेंगे द हिमालयाज। ऐसा ही एक है अमेरिका के अंदर, हम कहते हैं द रॉकीज। तो लगभग लगभग ये ओल्डेस्ट माउंटेन्स है वर्ल्ड के। एंड वन मोर इज द एंडीज। तो ANDES, इसको एंड्स नहीं पढ़ना है, एंडीज पढ़ना है, ठीक है। सो एंडीज, रॉकीज, हिमालयाज, these are some important mountain ranges that exist in the world। और इनके साथ हमें यूज करना है द। अगर कोई माउंटेन की पीक आएगी, ये पॉइंट नोट करिए, अगर माउंट एवरेस्ट आता है कहीं पर, अगर कहीं पर है फॉर इंस्टेंस K2, ठीक है, तो जिसका भी नाम किसी माउंटेन पीक का आए, जो हम पीक होती है, जो चोटी होती है, उसके साथ द यूज नहीं करना, बाकी सिर्फ उसको कैपिटल में लिखो। इफ यू टॉक अबाउट माउंट एवरेस्ट, तो हम लिखते हैं MT और E कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। सो माउंट एवरेस्ट। तो आप देखिए माउंट जो हम लिखा है MT शॉर्ट में, इसको डॉट रखने की जरूरत नहीं है, विदाउट डॉट आप इसको लिख सकते हैं। सो माउंट एवरेस्ट हम नहीं कहेंगे द माउंट एवरेस्ट, बस इसका M कैपिटल रखो, E कैपिटल रखो, काम हो गया। डोंट यूज द विथ हिल्स, with peaks, but if you are referring to a range of mountains, at that time you can use the. So this was 17th use. Let's move to 18th use now. I would like to tell you, we have one more use, that is group of mountains, group of islands, and lakes। ये वाले जो दो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका ग्रुप आना चाहिए, ये भी ग्रुप में होना चाहिए, ये भी ग्रुप में होना चाहिए। मतलब आइलैंड्स का ग्रुप, अगर एक आइलैंड आता है उसके साथ यूज नहीं होता है, बल्कि अगर उनका ग्रुप बने तो यूज करो द। ऐसे अगर एक लेक आता है सिंगल, डोंट यूज द, लेकिन अगर उनका ग्रुप बने तो यूज करो द। आप हिस्ट्री के अंदर चेक कर सकते हैं या सिंपली गूगल कर सकते हैं, आप देखिए कितने ग्रुप ऑफ लेक्स हैं वर्ल्ड के अंदर, ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी हैं। आइलैंड्स के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो इसमें बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पर है समझने के लिए, दैट इज द पेनिनसुलर इंडिया। जो ट्राइंगुलर है इंडिया का, मतलब निचला वाला सदर्न पार्ट, अगर आप चेक करेंगे मैप के अंदर, ग्लोब के अंदर, तो बहुत सारे आइलैंड्स है यहाँ और यहाँ भी। तो आपने पढ़ा होगा इनका नाम, द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो उनके साथ आप यूज कर सकते हैं द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। So once again you will see, if you check, please Google these number of islands in this particular group, you will see बहुत सारे हैं, more than 500 लगभग। आप चेक करोगे वहां पर आइलैंड्स इसके एरिया में आते हैं। ऐसी द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स या आइलैंड्स। सो उस वाले पार्ट में आप देखिए, चेक करिए, you will find more than 250, I believe, I don't remember exactly the number this moment, लेकिन आप चेक करना, बहुत सारे हैं। तो ये सारे माउंटेन मतलब जो आइलैंड से ग्रुप्स के अंदर है, आप इनकी सब यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लेक्स की बात करेंगे तो इंडिया मतलब वर्ल्ड के अंदर एक ग्रुप ऑफ लेक्स है जो शायद अमेरिका के अंदर ही है, उसको हम बोलते हैं द ग्रेट लेक्स। द ग्रेट लेक्स, अराउंड 5 to 6 लेक्स आर देयर टुगेदर इन एज अ ग्रुप, तो इनके साथ यूज कर सकते हैं आप द। ओके, सो दिस वाज 18th यूज, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स या माउंटेन रेंजेस हमने पढ़ा। अब आखिरी यूज की तरफ बढ़ते हैं, जो द का यूज है, आई वुड लाइक टू मेंशन हियर। तो यहाँ हम लिखेंगे 18th यूज। उस 18th यूज का आप जो हेडलाइन लिखेंगे वो है स्पेसिफिक नाउन्स। स्पेसिफिक नाउन्स, ये स्पेसिफिक नाउन्स होते हैं पर्टिकुलर नाउन्स, खास नाउन जिसकी तरफ आप मतलब इशारा कर रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक होता है खास। देखिए अगर मैं कहूँगा एक एग्जांपल में,
ये वही कार है, ये वही गाड़ी है जो मतलब मैंने लास्ट ईयर बेच डाली थी। मैं कहूँगा दिस इज द सेम कार, दिस इज द सेम कार, ये वही गाड़ी है विच आई सोल्ड last year, which I sold last year. So you are referring to particular car. बहुत सारी कार्स हैं लेकिन उनकी तरफ एक एक कार की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये वही गाड़ी, वैसी गाड़ी है, या वही गाड़ी है, या सेम गाड़ी है जो मैंने लास्ट ईयर बेच डाली थी। सो व्हेन यू आर रेफरिंग टू ए पर्टिकुलर थिंग एट दैट टाइम यू कैन यूज द। ठीक है, ओके। तो मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, दिस इज द सेम book which I have in my library। तो ये बराबर वैसी एक किताब है जैसी मेरी लाइब्रेरी के अंदर एक बुक है। सो ये खास कर जब हम सेम यूज करते हैं, एक किस्म का रिलेटिव क्लॉज बनता है, हम यहाँ पर इसकी सदा यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूज ऑफ द। इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह we will be learning in different article and I will try to give a hit to one more topic related to articles, that is zero article. Okay, I will be inshallah discussing everything with you in the later one more class. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.